हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के यानी पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले आपको हम दे चुके हैं। तो आज हमारा पार्ट 3 जिसमें हम आपके लिए 100+ क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो चर्म शोधन उद्योग होते हैं उनमें कौन सी भारी धातु है जो विषैली होती है। तो चलिए, इसका राइट आंसर है क्रोमियम। दोस्तों कौन सा है? क्रोमियम धातु होती है, जो क्या होती है? विषैली धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश है सन, इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर दोस्तों 8 मिनट 3 सेकंड। कितना दोस्तों? 8 मिनट 30 सेकंड। तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगते हैं 8 मिनट 3 सेकंड। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य बहुत अधिक दूरी पर, तो प्रकाश को आने में लगभग 8.3 मिनट लग जाते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। दोस्तों इसका आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो चलिए, इसका राइट आंसर है न्यूटन। किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने की थी। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अब इन्होंने कैसे खोज की थी, तो चलिए इसका हम आपको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, एक किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। दोस्तों ये कहाँ बैठे थे? किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। यहाँ पर न्यूटन बैठे थे। ऊपर से पेड़ से क्या गिरा दोस्तों? एक कोई फल गिरा। लोग अधिकांश कहते हैं कि सेब गिरा था। फल गिरा तो फल नीचे गिरा। तो न्यूटन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि फल नीचे की तरफ गिरा, ये फल पेड़ से टूट करके ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो इसी बात से उनके मन में एक शंका, एक दृढ़ निश्चय बन गया कि अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? खोज करेंगे कि आखिर सेब ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आया, नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो तभी से उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इन गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। क्या बना दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तब इन्होंने नियम दिया था कि पृथ्वी पर जो भी समस्त पिंड हैं, एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है। यानी एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है। तो माना कि दोनों पिंड हैं, ए m1 का है, ये m2 का है। तो ए पिंड इसको आकर्षित करता है, ए पिंड इसको आकर्षित करता है, जिनके बीच की दूरी d है। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार होता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ, यानी हमारा हो जाएगा जे एफ समानुपाती 1/d। और दूसरा नियम दिया था दोस्तों कि जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंड m1 और m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, एफ समानुपाती होता है दोस्तों m1 m2। इस तरह से
इनका नियम बन जाता है F समानुपाती m1 m2 बटा डी स्क्वायर। या तो दोस्तों इसमें इसका नियम भी पूछ लेते हैं, सूत्र भी पूछ लेते हैं। तो F बराबर बनेगा दोस्तों हमारा, F बराबर आ जाएगा G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। इसमें जो G आया दोस्तों यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम का सूत्र क्या निकला था दोस्तों? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे पहले ग्रह गति नियम किसने दिए? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले ग्रह गति के नियम के संबंध में नियम किसने दिए थे? तो चलिए इसका राइट आंसर है जॉन्स केपलर। किसने दिए थे दोस्तों? जॉन्स केपलर ने। यानी जो ग्रहों की गति थी, ग्रहों की गति, इसके संबंध में किसने नियम दिए थे? केपलर ने सबसे पहले अध्ययन किया था कि ग्रह क्या करते हैं, एक दूसरे के चक्कर भी लगाते हैं और गति भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? आपने देखा हो किसी बर्तन में यदि हम पानी को भरेंगे, इसमें पानी भर देंगे, क्या भर देंगे दोस्तों? पानी। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इसकी तली हमें ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ या उठी लगती है। इसका तल कैसा लगता है? उठा हुआ। या इसके भीतर हम कोई सिक्का भी डाल देंगे तो सिक्का भी हमें कैसे दिखता है दोस्तों? ऊपर की तरफ उठा दिखता है। तो किसकी घटना है? तो ये है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की घटना। कौन सा दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन की घटना। इसके कारण एक और, यदि हम पानी में पेन या कोई भी सीधी चीज़ डालते तो वो भी दोस्तों में कैसे दिखाई देती है? थोड़ी सी झुकी दिखाई देती है। तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण दोस्तों एक संबंधित प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों का टिमटिमाना भी क्या है? तारों का टिमटिमाना। तो ये भी क्या दोस्तों? किसका? इसका भी उत्तर आ जाएगा हमारा अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। क्योंकि तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, उनको हम तक आने में वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है, जिससे वो हर परत पे क्या होता है दोस्तों? मार्ग बदल जाता है, जिसके कारण हमें तारे लगता है कि जैसे टिमटिमा रहे हो, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं है। ये हमें भ्रम होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न भी आ गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते किसके कारण? तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये आपको हम बता चुके कि तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर, जिनके प्रकाश को हम तक आने में कई वायुमंडल कई परतों को पार करना पड़ता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? तो चलिए इसका आंसर है न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों? जिस पर आवेश नहीं होता उसका नाम होता है न्यूट्रॉन। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है दोस्तों हमारा प्रोटॉन। तीसरा होता है दोस्तों हमारा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों ऋण आवेश,
और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर होता है ये उदासीन होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तुम्हारा अगला प्रश्न है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पौधे की आंतरिक संरचना ज्ञात करना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर हमारा शरीर की, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, शरीर की। तो जो पौधे के आंतरिक अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम शरीर की या प्लांट एनाटॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो प्रिज्म से प्राप्त होते रंग उनमें किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक यानी सबसे ज़्यादा मोटा कौन रंग है? तो चलिए इसका आंसर हमारा बैगनी। कौन सा है दोस्तों? बैगनी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ से आप एक प्रिज्म बनाएंगे, यहाँ प्रिज्म बनाएंगे, प्रिज्म से हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश की किरणों को निकालेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो पर्दे पर जो रंग प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे, VIVGY OR विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, बहुत दूर तक रंग पहुंच जाता है, और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ये रंग थोड़ी दूर पहुंचते ही फैल जाता है। लेकिन प्रकीर्णन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है बैगनी रंग की, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे अधिक विचलन किसमें हो रहा? तो सबसे अधिक विचलन होता है हमारा बैगनी रंग में। कौन सा रंग है? बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। लेकिन सबसे कम विचलन किस में होगा? तो सबसे कम विचलन होगा हमारे लाल रंग में। यही कारण है कि सुबह शाम सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 170 कि सॉर्स क्या है? तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है विषाणु रहित रोग। क्या दोस्तों? विषाणु जनित रोग, ये विषाणु से होने वाले रोग है, विषाणु जनित रोग। चलिए तो चलिए अगला प्रश्न हमारा कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों हमें बताना जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में तो ये ओजोन परत हमारी किसकी रक्षा करती है? तो दोस्तों हमारे समुद्र तल से कितना दोस्तों, ये समुद्र तल है, इससे 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी समताप मंडल में। कहाँ दोस्तों? 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं हम ओजोन परत। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ओजोन परत। इसका सूत्र होता है O3। तो ये ऑक्सीजन से O परमाणु के मिलने से बनता है। तो चलिए ये समताप मंडल है, इसका नाम क्या रखा हमने? समताप मंडल। समताप मंडल में एक मोटी परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणें होती कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट UV यानी पराबैंगनी किरणें जैसी आती हैं तो ये पराबैंगनी किरणों को यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वहीं पर रोक कर रखती है और नीचे आने से क्या करती है? मना करती है, मतलब नीचे नहीं आने देती है। इसलिए हमारे पृथ्वी पर जो कैंसर नाम की बीमारी होती है वो कम हो जाती है यदि हम यहाँ से फ्रिज और रेफ्रिजरेटर इसको ठंडा करने के लिए इसमें डाली जाती है फ्लोरोकार्बन CFCS। एक गैस डालते हैं जिससे क्या करता है, ये चीज़ें फ्रिज में जो भी रखी चीज़ें रहती है उसको ठंडा करती है। अगर हम इस CFC का क्या कर दें,
परहेज करें, इसका उपयोग ना करें, तो ये गैस नहीं निकलेगी, और गैस नहीं निकलेगी तो ये हमारे इस समता मंडल को नष्ट नहीं कर सकती है। तो जो CFC निकलती है कभी कभार यूज करते टाइम तो ये ऊपर वायुमंडल में जा करके इसमें एक छिद्र बनाती है, जिससे UV किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर मानव जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, यानी जानवरों को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। अतः हमें CFC का सही उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। मानव ने जितना ज़्यादा सुविधा वाली चीज़ें निकाली है उतना ही इससे क्या होता है दोस्तों, दुरुपयोग होता है, हानिकारक गैस निकलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर कौन है ऐसा है, तो चलिए उसका नाम है रक्षा कौन करता है, ओजोन परत से, यानी ऊपरी भाग ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है, तो किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से करता है, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। जे ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है, आने नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, तो दोस्तों हमें बताना कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सेलुलोज से। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज से। लेकिन आपने देखा होगा कवक, तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो क्या की बनी होती है, काइटिन की, का से का, काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। दोस्तों कितना सिंपल सा है कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है, तो कौन सा होना चाहिए, जैसे बस वाला है, अब इसके पीछे कोई दर्पण लगा है तो क्या करता है, इस पीछे की सभी चीज़ों को क्या करता है इसमें दिखाता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी आराम से चला सके। तो उसका नाम होता है दोस्तों, जो ड्राइवर के पास रहता है उसका नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण, राइट आंसर है उत्तल दर्पण, जिसमें पीछे का समस्त बड़ा भूभाग दर्पण में छोटे रूप में दिखता है। चलिए अगले क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो जो वायुमंडल की ऊपर की ओजोन परत है वो किससे बनी होती है, तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से। कैसे बनती है दोस्तों, ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से, O+O2 एज इक्वल टू हो जाएगा हमारा O3। तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से ऑक्सीजन गैस इसका ओजोन परत का निर्माण होता है। ओजोन परत हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कॉर्निया है, तो मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कॉर्निया, तो कॉर्निया कहाँ ये शब्द आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कहाँ आता है, आँख में। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आँख। कॉर्निया कहाँ पाई जाती है, आँख। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कि मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, जैसे कौन सी चीज़ रक्त में मिली होती है जिसके कारण हमारा खून जमता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही, अगर इसमें हमारा खून जमता होता तो पूरा कहीं कभी का कभी ब्लड जम जाता, जिसे हम गर्म करना पड़ता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है हेपेरिन। क्या दोस्तों, हेपेरिन, यही वो कारक जिसके कारण हमारे शरीर का रक्त जमता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो दोस्तों हम बताना कि कौन सा स्कर्वी रोगों के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है दोस्तों मसूड़ों का फूलना,
इससे जो मसूड़े रहते दांतों के आजू बाजू में फोड़े से हो जाते हैं और उनसे ब्लड निकलता है। तो इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, इलाज में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में ज़रूरी है। तो चलिए इसका राइट आंसर है आंवला। तो कौन सा दोस्तों, आंवला। आंवला खट्टे फल, जिसको भी मसूड़े आ जाते हैं तो उसे क्या खाना चाहिए, खट्टे फल खाना चाहिए। और खट्टे फलों में भी आंवला सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति, कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों। तब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाएगा और उसको प्यास लगेगी तो पाइप के द्वारा नींबू का शरबत नहीं पी सकता, यानी नली के द्वारा। क्यों नहीं पी सकता। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पे क्या नहीं दोस्तों, वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। अगर वायुमंडल होता तो आराम से सारी चीज़ें नॉर्मल काम करती। और चंद्रमा पर हमारे पृथ्वी का 1/6 गुना भाग कम होता है, 1/6 गुना भाग कम होता है। यदि वस्तु हमारी यहाँ 36 किलो की है तो चंद्रमा पर जा कर के वो 6 किलो की बन जाएगी। चलिए तो आपको हम यहाँ एक बार फिर से समझाने जा रहे हैं। ये होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी प्रत्येक पिंड एक पिंड को अपनी तरफ खींचता है। तो ये कितना होता है दोस्तों हमारा, यदि पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई वस्तु 36 किलो की है तो चंद्रमा पर कितनी बचेगी, वो चंद्रमा पर बचेगी दोस्तों हमारी 36 का 1/6, 36 का 1/6 मतलब 6 36 बराबर कितना 6 किलोग्राम की बचेगी। यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तरल में वस्तु के तैरने का क्या कारण है। तो दोस्तों हमें बताना तरल में वस्तु के तैरने का क्या कारण है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, यानी जब द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से कोई वस्तु डुबाई जाती है दोस्तों, जब द्रव में कोई आंशिक या पूर्ण रूप से वस्तु डुबाई जाती है, यहाँ पे कोई वस्तु डालेंगे तो क्या करता है द्रव उस वस्तु के ऊपर, वस्तु के नीचे से ऊपर को एक बल लगाता है जिससे वस्तु को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे क्या करते हैं और उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी किसने, आर्किमिडीज ने। किसने किया था, एक सिद्धांत किसने चेक किया था, आर्किमिडीज ने ये नियम बनाया था, इसलिए आर्किमिडीज का उत्प्लावकता बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल है कि जल में कोई वस्तु को डालेंगे तो जल उसके ऊपर एक बाहर की तरफ बल लगाता है जिससे वस्तु को जल में तैरने के लिए यह बल लगता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, यानी जो आधुनिक मनुष्य उसके हाल का पूर्वज क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन है दोस्तों, क्रो मैग्नान मानव। जो हाल ही का मानव का पूर्वज उसका नाम है क्रो मैग्नान मानव। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारक तत्व कौन सा है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा विषाणु। क्या दोस्तों, विषाणु। जो आलू में मोजेक यानी आलू सड़ जाते हैं तो उस मोजेक रोग लगता है, तो किसके द्वारा, विषाणु। विषाणु को दोस्तों बोलते हैं हम वायरस। क्या बोलते हैं विषाणु को, वायरस बोला जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में बताना मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा मीथेन। क्या होती है दोस्तों, मीथेन होती है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, मीथेन।
और एक और आपने देखा होगा CNG। कौन सी गैस होती है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो चलिए इसको अलग से समझाते हैं आपको। तो पहला होता है हमारा CNG, जिसे बोलते हैं हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हम बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका मुख्य घटक होता है, कौन होता है इसका मुख्य घटक? होता है मीथेन। क्या होता है दोस्तों? मीथेन। हमारा दूसरा होता है दोस्तों LPG। क्या बोलते हैं इसको? LPG। LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको? तरल पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो घटक है, इसके घटक को कहते हैं हम ब्यूटेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूटेन। इसमें LPG गैस में किसी प्रकार की गंध नहीं होती दोस्तों। तो इस गंध से बचाने, इसे गंध की खुशबू से, ताकि लोग समझ जाए कि गैस खुली है, तो इसमें क्या मिलाते दोस्तों? गंध पैदा करने के लिए। इसमें LPG में गंध पैदा करने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें एथिल मरकैप्टन, ताकि एक गैस गंदी होती है। जैसे ही वातावरण में खुलेगी गैस के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कहीं भी गैस का रिसाव हो रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लाइकेन मिश्री जीव जो बने होते हैं, यानी अर्थात लाइकेन में कौन कौन से पौधे का मिश्रण होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कवक और शैवाल। क्या क्या होता है दोस्तों इसमें? कवक और शैवाल। तो चलिए इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो लाइकेन दोस्तों, लाइकेन दो पौधों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कवक और दूसरा होता है दोस्तों हमारा कौन सा? शैवाल। कवक प्लस शैवाल। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। और काइटिन की किसकी बनी होती है दोस्तों? इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। और शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कवक एक वातावरण से नमी से क्या प्राप्त करता है? नमी से दोस्तों, जो वातावरण की नमी होती है उससे क्या प्राप्त करता है? पानी प्राप्त करता है। और शैवाल के पास होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बना सकता है। अब दोनों में कमी क्या होती है दोस्तों? कि शैवाल क्लोरोफिल नहीं होती इसके पास। शैवाल के पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसके कारण ये भोजन नहीं बना सकता। शैवाल के पास पानी नहीं है, जिसके कारण भोजन नहीं बना सकता। तो क्या करते हैं इसमें? कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल। तो शैवाल क्या कर यानी कवक क्या करेगा? वायुमंडल से पानी खींच करके शैवाल को क्या करेगा दोस्तों? O2 देगा, यानी H2O देगा, पानी देगा इसको। शैवाल क्या करेगा? पानी लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। तो शैवाल इसको भोजन देगा और बदले में कवक इसको पानी देगा। इस तरह से दोनों कौन से पौधे हुए? सहजीवी। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? सहजीवी का, साथ साथ जीवन यापन करने वाले। कैसे? कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे भी साथ। दोस्तों गाना भी है कि दोनों क्या होगा? यदि ये जिएंगे तो भी साथ जिएंगे कवक और शैवाल, और मरेंगे तो दोनों।
क्योंकि शैवाल इसको पानी नहीं देगा, यानी शैवाल भोजन नहीं देगा कवक को तो कवक मर जाएगा, कवक पानी नहीं देगा शैवाल को तो शैवाल भी मर जाएगा। इसलिए ये बिना किसी नुकसान के एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस तरह से सहजीवी का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम बताना कहाँ नियंत्रित होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? कौन सी क्रिया जिसके कारण ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो चलिए इसका राइट आंसर है विसरण। किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों? विसरण। अब आता एक प्रश्न बनता है कि विसरण किसे कहते हैं? एक होता है दोस्तों विसरण, दूसरा होता है परासरण। तो विसरण में हवा में जो कोई भी पदार्थ मिल जाने से, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पहुंचना, हवा के द्वारा जो भी पदार्थ पहुंचेंगे उसे कहेंगे विसरण। तो वैसे ऑक्सीजन भी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचती है। विसरण। और एक होता है परासरण। परासरण में क्या होता है दोस्तों? परासरण में हमें एक आध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें भी पदार्थ कहाँ गमन करेंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु उपयोग में लिया जाता है? तो क्या बताना दोस्तों? एक आधारी वस्त्रों के लिए जो तंतु दिए गए हैं उनमें से कौन सा तंतु उपयोग में लाते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा स्पेंडेक्स। क्या दोस्तों इसका नाम? स्पेंडेक्स। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बनाना है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है रतनजोत। क्या बोलते दोस्तों? इसका नाम है रतनजोत या जेट्रोफा। तो आपने देखा होगा आपके गांव में जो लगे रहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि इससे तेल बनेगा, तो तेल वाले जो पौधे होते हैं उसी को बोलते हैं, अंडा टाइप का रहता है लोकल नेम, उसी को बोलते हैं रतनजोत या जेट्रोफा, जिसके बीजों से क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, कि सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो दोस्तों हमें बताना है सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा ड्रिप सिंचाई। क्या होता है दोस्तों? ड्रिप सिंचाई के द्वारा सबसे अच्छा तरीका सिंचाई करने का। इसमें पानी की बचत होती है, पानी बर्बाद भी नहीं होता है और प्रत्येक पौधे तक पानी पहुंच जाता है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसे पौधे जो छाया में पनपते उन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सियोकाइटस। क्या नाम दोस्तों इसका? सियोकाइटस, जो छाया में पनपते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे परिवर्तित होता है? तो तेज प्रकाश होता है उसमें पुतली का आकार कैसे परिवर्तित होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा छोटा। क्या होता है पुतली का आकार? जब तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है दोस्तों? छोटा होता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से समझते हैं। तो ये हमारा
नेत्र लेंस, तो इसमें से जो परितारिका रहती है प्रकाश को जाने के लिए केंद्रित करती है। तो जब यहाँ से नेत्र में प्रकाश जाएगा तो दोस्तों जब हम क्या होते हैं, जब अंधेरे से, कहाँ दोस्तों, हम अंधेरे से कहाँ जाते हैं, प्रकाश में। जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो हमारी पुतली क्या होती है, ये सिकुड़ जाती है, यानी कम प्रकाश को जाने देती है। तो आप भी देखते हैं जब हम एकदम से धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें अचानक बंद हो जाते, फिर धीरे धीरे वो उससे मौसम के हिसाब से मैनेजमेंट कर लेती हैं। चलिए फिर इसके बाद उल्टा हम देखते हैं कि जब हम उजेले से यानी प्रकाश से कहाँ जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो उस समय भी वही कंडीशन होती है हमारे साथ। क्योंकि जब हम प्रकाश से अंधेरे में जाएंगे तो पहले हमारी पुतली कैसी थी, चल रही थी, उसके बाद में जैसे हम जाएंगे तो वो एकदम से सिकुड़ जाएगी। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि टिक का रोग किस में होता है। हम बताना दोस्तों टिक का रोग किस में होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा मूंगफली में। किस में होता है दोस्तों, मूंगफली में होता है टिक का रोग। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ देखते रहे एवं आप हमें कमेंट्स भी करते रहें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्या कहता है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था हमारा छोटा। कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है पुतली का आकार। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो दोस्तों प्रकाश का वेग बताना कि सबसे पहले किसने मापा था। राइट आंसर रोमर। किसने नापा था दोस्तों, रोमर में, रोमर। आप भी जानते हैं कि यानी ताप या ऊष्मा की सबसे बड़ी इकाई क्या नाम है दोस्तों, रूमर, RUMER। इसका नाम है दोस्तों रूमर। और भी हमारा सेल्सियस पैमाना भी होता है और केल्विन पैमाना भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ क्या है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा प्रोटोप्लाज्म है। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान बड़ा है। यानी ये कृत्रिम सैटेलाइट के भीतर बैठता व्यक्ति तो अपने आपको क्या समझता, भारहीन है, जबकि पृथ्वी पर उसका आकर्षण बल है कुछ ना कुछ। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा अपकेंद्रीय बल के कारण है। किसी कारण परेशान होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। दोस्तों हम बताना निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी जंग कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर है पत्ती। किसको बोलते हैं, पत्ती को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्षा की बूंदें किसके कारण गीली हो जाती हैं। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गीली हो जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा पृष्ठ तनाव के कारण है। क्या लगता है दोस्तों, इसमें पृष्ठ तनाव लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल मोटर कारों और हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा पास्कल के नियम। किसका लगता है दोस्तों, पास्कल का नियम लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो बताना दोस्तों कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक कैसे
पहुँचते। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा पहुँचते दोस्तों? विकिरण के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक के सदस्य से मिलती है? तो चलिए, तो डेल्टा वर्जिया, इसकी जाति तो पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन एक किस से संबंधित। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा शीशम। किससे दोस्तों? शीशम। शीशम इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एवं आपको नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।